एक लड़की जो किसी के लिए उसके बचपन का प्यार है, उसके बचपन का इंतज़ार और किसी के लिए अपने मतलब के लिए यूज़ की जाने वाली कोई चीज़। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन रोजी को देखते हैं और रोजी आज बहुत ही ज़्यादा सैड है क्योंकि रोजी के चाइल्डहुड फियांसे ने रोजी को बिजनेस के लिए अपने अंकल के पास सोने के लिए भेज दिया है। और तभी हमारा हीरो सेंजी आकर रोजी को पीछे से पकड़ लेता है और सेंजी ही रोजी के फियांसे जेंजू का अंकल है। और सेंजी रोजी को किस कर रहा होता है मगर रोजी घबराकर खुद को छुड़ाकर ऐसे भागने लगती है। मगर सेंजी इसको पकड़ लेता है और फिर से इसको चपेट कर इससे कहता है, अब तुम यहाँ से सिर्फ मेरे बेड में जाओगी और कहीं नहीं। और रोजी के बालों का रिबन खोल देता है मगर रोजी फिर से इसको पुश कर देती है। और फिर सेंजी रोजी के दोनों हाथ पकड़ के ऊपर करके उन्हें बांध देता है और रोजी से पूछता है मैं कौन हूँ। और रोजी से कहती है मेरे फैंसे के अंकल। और फिर सेंजी इसे चुपचाप खड़े होकर थोड़ी देर देखता है और फिर इसके लिप्स पर हल्के से किस करता है और फिर इससे कहता है, रोजी याद रखना, अब से तुम्हारे आदमी का नाम सेंजी है, ना कि सेंजू। और अब रोजी अपने मन में कहती है, सेंजू ने मुझे हमेशा एक टॉय की तरह यूज किया है, इसीलिए अब ये जरूरी नहीं कि मैं उसकी परवाह करूं। और सेंजी फिर से रोजी को किस करता है और उससे कहता है, आज रात के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और सेंजी की बात सुनकर रोजी मन में कहती है, जेंजू तुमने खुद मुझे अपने अंकल के पास भेजा है, इसीलिए अब बहुत जल्द तुम मुझे अपनी आंटी बनते हुए देखोगे। और फिर सेंजी की तरफ बढ़ते हुए इसकी गर्दन पर किस कर लेती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। और सेंजी कहता है, हाँ, मेरी आखिरी सांस तक, क्योंकि सेंजी रोजी से बचपन से ही प्यार करता है। और अब सुबह होती है और रोजी देखती है कि सेंजी बिस्तर में नहीं है। ये देखकर रोजी को लगता है कि सेंजी यहाँ से चला गया और अपने वादे से मुकर गया और अपने मन में कह रही होती है, ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और अब रोजी को जेंजू का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम कल रात वापस नहीं आई, डेफिनेटली तुमने अंकल को मना ही लिया होगा, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो, तुम्हें कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। रोजी आई लव यू, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और अब सेंजी बात लेकर बाथरूम से बाहर आता है और रोजी की नजर इसके ऊपर जाती है और जाते ही टिक जाती है। और ये देखकर सेंजी इससे कहता है, लगता है तुम्हारा मन मुझसे भरा नहीं। और सेंजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोजी थोड़ा शर्मा जाती है और फिर सेंजी रोजी का हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर रखते हुए कहता है, कल रात को तुमने मुझे जो प्यार की निशानी दी है उन्हें तुम टच करके फील कर सकती हो। और अब रोजी सेंजी से कहती है, क्या तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो। और सेंजी कहता है, हाँ बिल्कुल। और रोजी पूछती है, क्यों। और फिर सेंजी कहता है, तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ जेंजू तुम्हें आंटी कहकर बुलाए, क्या तुम भी यही चाहती हो। और रोजी हाँ में सर लाती है। और फिर सेंजी मैरिज ब्यूरो के ऑफिस वालों को फोन करके 20 मिनट के अंदर अपने घर पर बुला लेता है और अब बिना किसी को पता चले ये दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और सेंजी रोजी से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश था और बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, सेंजू मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे कि बिजनेस के लिए मेरी मासूम रोजी का सौदा कर दोगे। और फिर उस पल को याद करता है जब इसके पास सेंजू और सॉन्ग सीसी की सगाई का इनविटेशन आता है। और सॉन्ग सीसी कौन है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा, लेकिन सेंजू तो रोजी का फैंसे है और इसके बाद भी वो किसी और से सगाई कर रहा है और इस बारे में रोजी भी जानती है। मगर रोजी सेंजू से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सेंजी को सेंजू की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये उस इनविटेशन को फेंकते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है, इन लोगों के साथ सारे कॉर्पोरेशन खत्म कर दो और इन्हें बैंकरप्ट होने दो। और सेंजी की मुंह से ऐसी बात सुनकर एक बार को सेक्रेटरी भी शॉक हो जाता है और फिर अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने के लिए चला जाता है। और सेक्रेटरी के जाने के बाद सेंजी मन में कह रहा होता है, सेंजू मैं देखना चाहता हूँ तुम रोजी से सच में प्यार करते हो या फिर नहीं। अगर तुम रोजी से सच में प्यार करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं अपनी रोजी को तुमसे वापस ले लूंगा। और अब रोजी सेंजी के हाथ से मेरे सर्टिफिकेट लेना चाह रही थी मगर सेंजी इसको नहीं देता और इससे कहता है, तुम हमेशा चीजों को खो देती हो, इसीलिए मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। और सेंजी की बात सुनकर रोजी से कहती है, तो तुम इसे डिवोर्स के वक्त ही यूज करोगे। और रोजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सेंजी से कहता है, फालतू की बातें मत करो और आज के बाद ऐसा सोचना ही मत। और अब रोजी अपने फोन में न्यूज देखती है कि आज सेंजू और सॉन्ग सीसी की सगाई है और ये देखकर थोड़ा सैड हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है, जेंजू तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। और फिर सेंजी के क्लोज जाकर उससे कहती है, हस्बैंड हम दोनों सेंजू के अंकल आंटी हैं तो हमें तो उसकी सगाई में जाना ही पड़ेगा। और सेंजी कहता है, जैसा मेरी वाइफ चाहेगी वही होगा।
और अब रोजी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक में सगाई में आती है और अपनी सगाई पार्टी में रोजी को देखकर सॉन्ग सीसी बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हुए सेंजू से कहती है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे पार्टी से बाहर निकाल दो। और सेंजू उससे कहता है, चिंता मत करो, वो ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी। और अपने मन में कहता है, मैं ऐसे पिछले 20 सालों से जानता हूँ और मुझे पता है कि ये किस तरह की इंसान है। मेरे प्यारे पागल पूरी तरीके से मेरे बस में। और फिर रोजी के पास आता है और धीरे से इससे पूछता है, कल रात सब कुछ ठीक रहा? और रोजी इससे कहती है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा तुम चाहते थे। और यह बात सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर रोजी से पूछता है, वो कितना इन्वेस्ट करेंगे? और रोजी कहती है, जितना तुम चाहो। और रोजी के मुंह से ये बात सुनकर सेंजू की खुशी का ठिकाना नहीं था और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए रोजी से कह देता है, अब मैं बैंकरप्ट होने से बच जाऊंगा। और फिर कहता है, रोजी भूलना मत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये सब कुछ मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। बस एक बार मेरा बिजनेस सेटल हो जाए। और इससे पहले जेंजू कुछ और बोलता, रोजी इसके ऊपर वाइन का ग्लास उड़ेल देती है और रोजी को ऐसा करते देख जेंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे यही तो पसंद है। और चिढ़ते हुए सेंजू रोजी से कहता है, तुम पागल हो गई हो? और फिर दौड़ते हुए सॉन्ग सीसी आती है और रोजी से कहती है, लगता है तुम चाहती हो कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दिया जाए, तभी तुम खुश रहोगी। और सॉन्ग सीसी की बात का जवाब देते हुए रोजी कहती है, सॉन्ग फैमिली, जहाँ तुम्हारी माँ खुद एक मिस्ट्रेस है और एक मिस्ट्रेस की बेटी फैमिली की बात कर रही है, क्योंकि रोजी का पूरा नाम सॉन्ग रोजी है और सॉन्ग रोजी और सॉन्ग सीसी दोनों सौतेली बहनें हैं। और रोजी के मुंह से मिस्ट्रेस वाली बात सुनकर सॉन्ग सीसी बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और फिर जेंजू से कहती है, 1 महीने पहले आपने मुझसे कहा था कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और सॉन्ग सीसी की बात सुनकर रोजी मन में कहती है, इसका मतलब ये दोनों काफी पहले से साथ में हैं। लेकिन अब रोजी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप यहाँ से जाने लगती है, मगर सॉन्ग सीसी इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे रोककर इससे कहती है, तुम्हें लगता है कि यहाँ आकर तुम इतनी आसानी से चली जाओगी? नहीं, अब तुम सबसे पहले घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांगो और उसके बाद अपनी आंखों के सामने हमारी सगाई होते हुए देखो, उसी के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। मगर रोजी इससे सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। मगर सॉन्ग सीसी अपनी अकड़ में रोजी का हाथ नहीं छोड़ती और अब रोजी बिना कुछ कहे एकदम से सॉन्ग सीसी के गाल में एक जोरदार चांटा जड़ देती है और इस थप्पड़ की आवाज पूरी पार्टी में सुनाई देती है और सॉन्ग सीसी बुरी तरीके से खिसिया जाती है। और अब सॉन्ग सीसी के पेरेंट्स आते हैं और सॉन्ग सीसी की माँ रोजी के फादर से कहती है, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। और रोजी का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोजी से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके सॉन्ग फैमिली की लीडर बन सकती हो? और अब जेंजी की आवाज आती है और जेंजी कहता है, क्यों नहीं। और जेंजी बहुत ही ज्यादा रईस इंसान है और सेंजी को देखकर मिस्टर सॉन्ग और इसकी मिसेस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। और जेंजू कहता है, अंकल आप। और जेंजी इससे कहता है, मेरे प्यारे भतीजे, कल रात का तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और सेंजी की बात सुनकर सेंजू अपनी आंखें चुरा रहा होता है और दबी आवाज में कहता है, ये मेरे लिए अच्छी बात है जो अंकल को मेरा तोहफा पसंद आया। और रोजी ने सॉन्ग सीसी को जोरदार थप्पड़ मारा था, इसीलिए सेंजी रोजी का हाथ पकड़कर उससे कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और रोजी कहती है, हाँ थोड़ा सा। और सेंजी कहता है, अगली बार तुम्हें ये सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, मुझे बता देना। और सेंजी रोजी को इतना ज्यादा पैम्पर कर रहा है और ये सब कुछ देखकर यहाँ खड़े मेहमान बातें करने लगते हैं, आखिर मिस्टर सेन मिस रोजी को इतना ज्यादा पैम्पर क्यों कर रहे हैं? और इस चीज को सॉन्ग सीसी के पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं और अब रोजी के फादर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है और अब रोजी का फादर एकदम ठंडा पड़ जाता है और सेंजी से कहता है, मिस्टर सेन आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, प्लीज हमें माफ कर दें, हम आपका स्वागत अच्छे से नहीं कर पाए। मगर सेंजी इसके ऊपर नाराज होते हुए से कहता है, तुम्हारा टेम्पर एकदम कैसे चेंज हो गया? थोड़ी देर पहले जब तुम रोजी से बात कर रहे थे तब तुम्हारी तमीज कहाँ गई थी? और सेंजी की बातें सुनकर मिस्टर सॉन्ग के पसीने छूट जाते हैं और सेंजी रोजी की इतनी ज्यादा साइड ले रहा है। ये देखकर सॉन्ग सीसी की माँ सेंजी से कहती है, मिस्टर सेन मेरा एक सवाल है, आखिर आपका रोजी के साथ रिश्ता क्या है? और फिर अपने मन में कहती है, क्या ये दोनों लवर हैं? नहीं नहीं, लवर तो नहीं हो सकते, हो सकता है जरूर ये पैसों के लिए मिस्टर सेन की मिस्ट्रेस बन गई है। सच में ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। और रोजी इससे कहती है, ये सवाल आप अपने होने वाले दामाद से पूछें। और रोजी की बात सुनकर चौंकते हुए सॉन्ग सीसी की माँ जेंजू की तरफ देखती है और फिर रोजी से कहती है, मैंने मिस्टर सेन से सवाल पूछा है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? और रोजी कहती है, क्योंकि मेरे शब्द ही मिस्टर सेन के शब्द हैं। और फिर सेंजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या तुमने सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए मुझसे शादी की है? और फिर सेंजी इन लोगों से कहता है, हाँ रोजी के शब्द ही मेरे शब्द हैं और इसीलिए अब से आप लोग एक बात अच्छी तरह से जान लें,
अगर आज के बाद कोई भी रोजी को परेशान करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये है कि वो मुझे परेशान करेगा। और सेंजी की बातें सुनकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। और फिर रोजी सेंजी से कहती है, चलो यहाँ से, इन लोगों को देखकर मुझे वॉमिट आ रही है। और सेंजी कहता है, बिल्कुल, और जो लोग भी मेरे पीछे आएंगे, मैं हर उस इंसान को 1 मिलियन दूंगा। और सेंजी की बात सुनकर यहाँ खड़े सारे मेहमान जल्दी से वाइन का गिलास छोड़ छोड़कर सेंजी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। और यह देखकर इन लोग के मुंह फटे रह जाते हैं। और फिर सेंजी इन लोगों से कहता है, अपनी जगह एंजॉय करो, और इतना बोलकर चला जाता है। और सारे मेहमान भी इसके पीछे चले जाते हैं। और अब ये सब के सब बुरी तरीके से खिसिया रहे होते हैं और रोजी को गाली दे रहे होते हैं। और रोजी का फादर कहता है, अगर मिस्टर सेन इसे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो ये हमसे वो सब कुछ बहुत जल्द छीन लेगी जो इसकी माँ का है और हमारे पास है। और अब रोजी वॉशरूम में होती है और कह रही होती है, सेंजू, मैं अंधी थी, इसीलिए आज तक तुमने मेरा बहुत यूज कर लिया, लेकिन अब बस। और जेंजी भी यहाँ आ गया था और इसे देखकर उस पल को याद करने लगता है जब जेंजी छोटा था और बहुत तेज बारिश में बाहर बैठा हुआ था। तब छोटी सी रोजी इसके पास जाती है और उससे कहती है, मेरा नाम सॉन्ग रोजी है और तुम्हारा नाम क्या है। और सेंजी देखता है कि रोजी पीछे से भीग रही है और इससे कहता है, तुम घर जाओ। मगर रोजी इसके बगल में बैठ जाती है और इससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगी, और इसे खाने के लिए स्नैक्स देती है। और अब रोजी सेंजी को अपने पीछे खड़ा देखती है और देखकर चौंक जाती है और फिर इससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सेंजी इसके क्लोज जाकर इससे कहता है, रोजी बताओ हमारा रिश्ता क्या है। और रोजी कहती है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। और सेंजी कहता है, तो फिर तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। और रोजी कहती है, मैं भी तैयार नहीं हूँ। और फिर सेंजी इसको पकड़कर ऊपर बैठा देता है और उसे बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होकर किस करने लगता है। और फिर कहता है, लास्ट नाइट तुम्हारा बिहेवियर कुछ और ही था। रोजी, तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहती। और इसकी बात सुनकर चौंकते हुए रोजी कहती है, मुझे लग रहा था कि हमारा रिश्ता तुम पब्लिक नहीं करना चाहते। और सेंजी कहता है, मैं नहीं चाहता, मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ हमारे रिश्ते को पब्लिक करने के लिए। और सेंजी की बातें सुनकर रोजी मन में कहती है, क्या ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात हम दोनों पहली बार मिले थे। क्योंकि सेंजी को तो सब कुछ याद है, लेकिन रोजी नहीं जानती कि सेंजी वही बचपन वाला लड़का है। और रोजी को लगता है कि सेंजी उसकी बॉडी को देखकर अट्रैक्ट हो गया है। और मन में कह रही होती है, जब इसका मन मेरे साथ सो के भर जाएगा तब ये मुझे कचरी की तरह फेंक देगा, इसीलिए मैं अपने रिश्ते को इसके संग पब्लिक नहीं कर सकती। और सैनजी इससे कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि जब हमारे रिश्ते के बारे में संजू को पता चल जाएगा तो वो दुखी होगा। और रोजी कहती है, मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पहले हमारा रिश्ता थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम पब्लिक करें। पर क्या तुम्हें सैंडू से जलन हो रही है। और जंजी कहता है, हाँ, मैं नाराज हूँ, मुझे मनाओ। और फिर रोजी इसे किस करती है और इससे कहती है, इतना काफी है। और सेंजी कहता है, नहीं, इतना काफी नहीं है। और फिर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इसे उठाते हुए किस करते हुए बेड में ले जाता है और इसके क्लोज जाना चाहता था, मगर रोजी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। और रोजी का ऐसा बर्ताव देखकर जेंजी से कहता है, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। और रोजी से कहती है, हमारे नए रिश्ते को अपनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। और रोजी की बात सुनकर सेंजी रुक जाता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि तुम्हारे दिल में मैं अपने लिए जगह नहीं बना लेता। और इतना बोलकर चला जाता है। और सेंजी का ऐसा बर्ताव देखकर रोजी मन में कहती है, क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। और अब रोजी अपने ऑफिस में होती है, तभी इसकी सेक्रेटरी घबराते हुए दौड़ते हुए उसके पास आती है, क्योंकि इन लोगों को एक एड की शूटिंग करनी थी जिसके लिए इन लोगों ने एक एक्टर को हायर किया था, लेकिन अब उस एक्टर ने आने से मना कर दिया था और इनका पूरा सेटअप रेडी था। और उस हीरोइन का नाम वैनरू है और वैनरू और सॉन्ग सीसी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये बात रोजी अच्छी तरीके से जानती है और वो समझ जाती है ये सब कुछ सॉन्ग सीसी नहीं किया है। और अब रोजी इसी बात के बारे में सोच रही होती है और लिफ्ट आने का वेट कर रही होती है। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, रोजी देखती है लिफ्ट के अंदर जेंजी है और ये देखकर चौंक जाती है। मगर जेंजी इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, मगर रोजी नहीं चाहती कि इनके रिश्ते के बारे में कोई भी जाने, इसीलिए जैसे ही वहां कुछ लोगों को आते हुए देखती है, जल्दी से जेंजी को वापस लिफ्ट के अंदर ही ले जाती है। और रोजी का ऐसा बिहेवियर देखकर जेंजी से कहता है, क्या हुआ, क्या मैं इतना ज्यादा शर्मनाक हूँ। और रोजी से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। और जेंजी कहता है, मैंने तुम्हें ढेर सारे मैसेज किए थे लेकिन तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। और रोजी कहती है, मैं मीटिंग में बिजी थी, इसीलिए मेरा फोन साइलेंट पर था। और फिर जेंजी कहता है, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मगर रोजी चुपचाप खड़ी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। और फिर जेंजी इसे हक करते हुए उससे कहता है,
क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने ही मुझे मिस किया? और फिर रोजी देखती है कि लिफ्ट के अंदर कोई आ रहा है, और ये देखकर जल्दी से जेंजी को पकड़ के खुद को उसके आगे छुपा लेती है। और फिर जेंजी भी मौके का पूरा पूरा फायदा उठाता है। इसे पकड़ के वही लिफ्ट में सबके सामने जोरों से किस करने लगता है, और रोजी झटपटा रही होती है, मगर फिर रोजी भी इसे किस करने लगती है। और इन दोनों को इस तरह देखकर ये दोनों भी पूरे पूरे मजे ले रहे होते हैं। और फिर इन दोनों के लिफ्ट में से चले जाने के बाद रोजी जेंजी से कहती है, तुम नीचे जाकर कार में वेट करो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। और अब जेंजी कार में होता है, और रोजी अपना बैग लेके आ गई थी, और जेंजी रोजी को घूरे ही जा रहा था। और ये देखकर रोजी इससे कहती है, क्या हुआ, कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? और फिर जेंजी से कहता है, बीवी क्या तुम कार में ट्राई करना चाहोगी? मगर रोजी को समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उससे पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? और फिर जेंजी इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बता देता है, और फिर इसके क्लोज आ रहा होता है, मगर रोजी झटपटा रही होती है और इसे खुद से दूर कर रही होती है, जिसकी वजह से कार हिलने लगती है। और फिर जेंजी से कहता है, हिलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से कार भी हिल रही है, और ये देखकर लोग गलत समझ लेंगे। और ये बात सुनकर वेनरू रुक जाती है, और जेंजी जल्दी से इसका हाथ पकड़ के उसे किस कर लेता है, और अब रोजी को वेनरू की याद आती है। और अब ये अपने मतलब के लिए जेंजी को कंफर्ट करते हुए इससे पूछती है, क्या तुम वेनरू को जानते हो? और जेंजी कहता है, मैं सिर्फ एक ही औरत को जानता हूँ, और वो है मेरी बीवी रोजी। उसके अलावा मैं किसी भी औरत को नहीं जानता। और अब रोजी सैड हो जाती है, और रोजी को सैड देखकर जेंजी इससे कहता है, मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और फिर इसे अपना फोन देता है, और इससे कहता है, इसका पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। और फिर रोजी को एक नंबर पर फोन करने के लिए कहता है, और इससे कहता है, इस नंबर पर फोन करके तुम अपनी कोई भी विश बता सकती हो, जो कि पूरी हो जाएगी। और फिर रोजी ऐसा ही करती है, और विश करती है कि कल वेनरू शूटिंग के लिए टाइम पर आ जाए। और फिर जेंजी को थैंक यू बोलते हुए इसका फोन वापस से इसकी पॉकेट के अंदर रखने लगती है। और ये देखकर जेंजी मन में कहता है, फाइनली इसके मन में मेरे लिए फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है। और अब ये दोनों घर पर होते हैं, और रोजी को इसकी दोस्त का फोन आता है, और ये इसे बताती है कि वेनरू कल टाइम पर शूटिंग पर आने के लिए तैयार हो गई है। और ये बात सुनकर रोजी जेंजी की तरफ देखती है, और फिर ये दोनों दोस्त बातें कर ही रही होती हैं। तभी जेंजी पीछे बोल पड़ता है, और जेंजी की बात सुनकर रोजी की दोस्त जूली चौंक जाती है, और रोजी से कहती है, क्या तुम किसी आदमी के साथ हो? मगर रोजी जल्दी से घबराते हुए फोन काट देती है, और फिर सेंजी के ऊपर नाराज होने लगती है। मगर सेंजी इसे पकड़कर इसे हक्कर लेता है, और इससे कहता है, अब सोने का टाइम है। और फिर बिस्तर में इसे टाइटली हक्कर के लेटा होता है, और इसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, मगर ये रोजी की मर्जी के बिना इसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता था, इसीलिए वॉशरूम में जाकर कोल्ड शावर लेता है, और फिर वापस आकर बिस्तर में लेट जाता है। और फिर रोजी इससे कहती है, क्या तुम ठंडे पानी से नहा कर आए हो? और जेंजी कहता है, हाँ। और रोजी कहती है, आखिर इतनी रात को तुमने ठंडे पानी से क्यों नहाया? और जेंजी कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने ठंडे पानी से क्यों नहाया? और अब सॉन्ग सीसी और वेनरू बात कर रही होती हैं, और सॉन्ग सीसी वेनरू से कह रही होती है, तो मैड की शूटिंग के लिए तैयार हो गई हो, क्या उस रोजी ने तुम्हें फोर्स किया है? और वेनरू कहती है, अगर मैं एड की शूटिंग के लिए नहीं गई तो मुझे डैमेज पे करना पड़ेगा, लेकिन तुम देखना कल मैं उसे कैसे नाचना चाहती हूँ, और किसी भी हाल में एड की शूटिंग नहीं करने वाली। और अब वेनरू सेट पर आकर बिल्कुल ऐसा ही करती है, रोजी को परेशान कर रही होती है, और उससे कहती है, मैं अपने सैंडल कार में ही भूल आई हूँ, जाकर ले आओ, और सैंडल पहनने के बाद ही मैं कोई काम कर पाऊंगी। और इसकी बात सुनकर वेनरू चुपचाप खड़ी होती है, मगर जूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर रोजी जूली को रोक देती है, और फिर वेनरू के सैंडल लेने के लिए चली जाती है। और अब रोजी वेनरू के सैंडल ले आती है, और जैसे सैंडलों को नीचे रखने लगती है, वेनरू उसे सैंडल पहनाने के लिए बोलने लगती है, और कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझे सैंडल पहनाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें जेंजू की मिस्ट्रेस बनने में शर्म नहीं आई, उसके बेड पर चढ़ने में शर्म नहीं आई, तो फिर मुझे सैंडल पहनाने में कैसी शर्म? और अब वेनरू की बकवास सुनकर रोजी की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी, और अब रोजी गुस्से में आकर सैंडलों को कांच में दे मारती है। और रोजी के ऐसा करने से चिढ़कर वेनरू से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और अब जेंजू और सॉन्ग सीसी भी यहाँ आ गए थे, और वेनरू इन लोगों से कहती है, इसने मेरे संग बदतमीजी की है, अब जब तक ये नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी शूटिंग नहीं होगी। और जेंजू और सॉन्ग सीसी रोजी को वेनरू से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं, मगर रोजी माफ़ी नहीं मांगती, और बहुत ही शांत होकर चुपचाप खड़ी होती है। और वेनरू कहती है, अब तो उसे नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और साथ ही साथ अपने ही हाथों से मुझे जूते पहनाने होंगे, वरना। और तभी एक आवाज़ आती है, वरना? वरना क्या? क्योंकि अब जेंजी भी यहाँ पर आ चुका था, और जेंजी को यहाँ देखकर वेनरू को शौक लग जाता है,
और जेंजी रोजी के पास आकर इसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा होता है। और जेंजी रोजी के इतने ज़्यादा क्लोज है और इसकी इतनी परवाह कर रहा है, ये देखकर वेनरू की हालत ख़राब हो जाती है। और जेंजी सिर्फ गुस्से में वेनरू का नाम लेता है और घबराकर वेनरू कहने लगती है, मिस्टर सेन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और मौके का फ़ायदा उठाकर जूली कहती है, हाँ ये मजाक कर रही थी और मजाक मजाक में ही इसने रोजी से अपने सैंडल उठवाए और उसे पहनाने के लिए बोल रही थी। और ये बात जानकर सेंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब रोजी के हाथों को अपने रुमाल से साफ कर रहा होता है। और फिर वेनरू से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इससे अपने जूते उठवाए। और अब रोजी को अपना मोबाइल देता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और अब रोजी उसी नंबर पर दोबारा से फ़ोन करती है और कहती है, मेरी विश है वेनरू कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही कैंसिल करे और 2 गुना डैमेज पे करे और आज के बाद मैं कभी भी इसे सिटी में दोबारा नहीं देखना चाहती। और अब जेंजी रोजी को यहाँ से ले जाता है और जूली भी वेनरू को चढ़ा रही होती है और अब वेनरू की बोलती बंद हो चुकी थी और खुद को ही नोच रही होती है। और अब बाहर आकर सेंजी रोजी से कह रहा होता है, ये लोग तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और रोजी इससे कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और सेंजी इससे कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे या ऐसा वैसा कुछ भी हो तो तुम सबसे पहले कॉल करके मुझे बताओगी। और सेंजी के जाने के बाद जूली आती है और रोजी से कहती है, कल रात फ़ोन पर मैंने जिस आदमी की आवाज़ सुनी थी वो मिस्टर सेंजी ही थे। और अब रोजी जूली को बता देती है कि हम दोनों ने शादी कर ली। और ये बात जानकर तो जूली को झटका ही लग जाता है। इसे विश्वास नहीं होता कि इतना रिच आदमी मेरी बेस्ट फ्रेंड का पति है। और रोजी इसे चुप रहने के लिए बोलती है। और अब रोजी अपने फादर के घर आती है और चुपचाप अपने रूम में जा रही होती है, मगर सॉन्ग सीसी को कहाँ चैन था। रोजी को देखकर कहने लगती है, देखो देखो कौन आया है, मिस्टर सेन की मिस्ट्रेस। और सॉन्ग सीसी की बात का जवाब देते हुए रोजी कहती है, मिस्ट्रेस, तुम और तुम्हारी माँ तो खानदानी मिस्ट्रेस हो। और रोजी का ऐसा जवाब सुनकर इन सब लोगों की जल जाती है। और इसका फादर कहता है, भूलो मत तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो। और रोजी कहती है, डैड चिंता मत करिए, मैं इस घर में आखिरी बार आई हूँ, आज के बाद कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। और फिर सॉन्ग सीसी की माँ कहती है, हस्बैंड तुम्हारी बेटी के तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। और रोजी इनसे कहती है, आप तो अपना मुँह बंद ही रखें, वही अच्छा है। और अब जेंजू रोजी के ऊपर अपना हुक्म जमाते हुए कहता है, रोजी बहस मत करो और सबसे माफ़ी मांग लो। और हमारा हीरो रोजी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और इन लोगों से कहता है, रोजी तुम सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा इज्जत से ही बात कर रही है। और अब जेंजी को देखकर इन सब लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और रोजी का फादर सेंजी को अपने साथ बैठकर डिनर करने के लिए बोलता है, मगर सेंजी इसकी बात का जवाब नहीं देता और रोजी से कहता है चलो। और अब ये दोनों रोजी के कमरे में आते हैं और अब रोजी अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आती है और जेंजू रोजी के रूम के बाहर बैठकर रोजी का वेट कर रहा होता है। और अब रोजी से कहता है, रोजी मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और इसकी बात सुनकर रोजी बिना कुछ कहे जेंजी का हाथ छोड़ देती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और रोजी के ऐसा करने की वजह से जेंजी हर्ट होता है, मगर जेंजू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहता है, रोजी मैं जानता हूँ आज भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट आदमी हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब रोजी जेंजू से पागलों की तरह प्यार करती थी और इसके कहने पर इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। और अब जेंजू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने अंकल से कहता है, अंकल अभी तक आपने रोजी का ख्याल रखा उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब से रोजी का ख्याल मैं रखूँगा और आपको और रोजी को लेकर जो रूमर्स हैं उनकी चिंता ना करें, मैं सबको संभाल लूँगा। और रोजी अब तक चुपचाप खड़े होकर जेंजू की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन अब जेंजी के गले में पड़ी चेन को पकड़कर जेंजी को अपनी तरफ खींचती है और जेंजू के सामने ही जेंजी को किस करने लगती है। और ये नज़ारा देखकर जेंजू को शौक लग जाता है, मगर अब जेंजी उतना ही ज़्यादा खुश होता है। और अब रोजी जेंजू से कहती है, आई थिंक अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। और जेंजी अपनी मुस्कुराहट से जेंजू को चिढ़ाते हुए रोजी के पीछे चला जाता है। और अब जेंजू के हाथ खाली रह जाते हैं, ना तो उसे रोजी मिलती है और ना ही रोजी के शेयर्स। और ये दोनों नीचे आते हैं और नीचे आकर जेंजी अनाउंसमेंट करता है, ये घर रोजी के नाम पर है, मिस्टर सॉन्ग कल तक ये घर खाली हो जाए और मैं किसी को भेजूंगा चेक करने के लिए। और ये बात सुनकर इन लोगों को धक्का लग जाता है और रोजी भी शॉक हो जाती है। और इतना बोलकर जेंजी रोजी को बाहर ले जाता है और अब ये दोनों कार में होते हैं और रोजी जेंजी से पूछ रही होती है, ये घर मेरे नाम पर है, ये कब हुआ। और जेंजी से बताता है, क्योंकि ये घर तुम्हारी माँ का है और तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ही ये घर तुम्हारे नाम पर कर दिया था और तुम्हें इस बारे में नहीं पता। मैं जानता हूँ इन लोगों ने तुम्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुली किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो,
अब मैं किसी को भी अपनी रोजी को बुली नहीं करने दूंगा। और अब रोजी भी जैनजी से प्यार करने लगी थी और उसे जैनजी पर पूरा विश्वास हो गया था। और अब जैनजी रोजी को बताने वाला था कि वो दोनों बचपन में मिले थे, लेकिन तभी रोजी को किसी का फ़ोन आ जाता है। और अब रोजी कंपनी आई हुई थी और यहीं पर रोजी का पीछा करते हुए रोजी का फादर और इसकी मिस्ट्रेस आ जाते हैं। और यहीं सबके सामने रोजी को एम्बेरस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तमाशा करते हुए कह रहे होते हैं, रोजी आकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बिजनेस और पैसों के लिए किसी आदमी की मिस्ट्रेस कैसे बन सकती हो? कभी सोचा है जब तुम्हारी मरी हुई माँ ही सब कुछ देख रही होगी तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा? और इनकी फालतू की बकवास सुनकर रोजी इनसे कहती है, अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का नाम मत ले। और रोजी का फादर बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगता है, जैसे कि इसको हार्ट अटैक आ रहा हो। और सॉन्ग सीसी की माँ कहती है, आखिर तुम अपने फादर से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? और रोजी का फादर कहता है, बेटा अब भी वक्त है, संभल जाओ और हमारे साथ वापस घर चलो। और ये लोग रोजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ हो रहे सारे तमाशे का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। और अब जैनजी भी यहाँ आ गया था और रोजी को इन लोगों से छुड़ाता है। और जैनजी को देखकर हमेशा ही इन लोगों की हालत ऐसी होती है जैसे कि इन लोगों को सांप ने सूंघ लिया हो। और जैनजी रोजी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें हर्ट हुआ? और रोजी कहती है नहीं। और फिर जैनजी से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो सबसे पहले फ़ोन करके मुझे बताओ। और रोजी इससे कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी, नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी। और फिर जैनजी बहुत ज़्यादा गुस्से में इन लोगों से कहता है, ससुर जी मैंने आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आपके गिरने की तो कोई हद ही नहीं है। और फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर सबको बता देता है कि रोजी इसकी बीवी है और रोजी सेंजी की बीवी है। ये बात जानकर इन लोगों के मुँह फट जाते हैं। और सेंजी कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ जैनजू भी अपने फ़ोन में देख रहा होता है। और रोजी और सेंजी ने शादी कर ली है, ये बात जानकर इसको धक्का लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा झटपटा रहा होता है और कहता है, आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो अंकल ने रोजी से शादी कर ली? और बहुत ही ज़्यादा खिसिया कर अपने ऑफिस का सामान यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है। और ये दोनों यहाँ बारिश में खड़े होते हैं। और अब सेंजी रोजी को बता देता है कि ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे। और रोजी से कहता है, तुम्हें याद है सालों पहले जब हम पहली बार मिले थे तब बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी। लेकिन रोजी को अभी भी कुछ भी याद नहीं आता। और फिर सेंजी इसे सारी बातें डिटेल में बताता है। और फिर सेंजी की बातें सुनकर रोजी को याद आ जाता है कि ये दोनों मिले थे। और रोजी से कहती है, इसका मतलब तुम मुझे तब से ही ढूंढ रहे हो? और सेंजी से बताता है, उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया था और जब मैं अब्रॉड से वापस आया तो वापस आने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन जब तुम मुझे मिली तब मुझे पता चला कि तुम पहले ही जेंजू के साथ हो चुकी हो। और फिर मैंने जेंजू के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया और मुझे पता चला कि वो किस तरीके से तुम्हारा यूज़ करता है और तुमसे तुम्हारे शेयर को पाने के लिए शादी कर रहा है। और सेंजी की बात सुनकर रोजी कहती है, इसका मतलब तुमने ही जेंजू के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाए थे और फिर जेंजू को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ मेरा सौदा किया। और रोजी की बात सुनकर जेंजी कहता है, मैं कभी भी तुम्हारा सौदा नहीं कर सकता, मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जेंजू कितना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है, तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन जब उस रात तुम मेरे पास आई तो तुम्हें देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था और तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन अब तुम सारी सच्चाई जानती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम किसे चूज़ करोगी? और फिर रोजी जेंजी को किस करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को चूज़ करूँगी। और फिर इन दोनों का रेन रोमांस शुरू हो जाता है और रोमांस करते करते ये दोनों अपने रूम के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। और अब रोजी सेंजी से कह रही होती है, क्या तुम मुझसे एक बच्चा चाहते हो? और सेंजी कहता है, हाँ। और जैसे ही रोजी को किस करने वाला था, रोजी अपना फेस हटा लेती है और ये देखकर सेंजी थोड़ा चौंक जाता है। और फिर रोजी कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चा इसलिए पैदा करूं क्योंकि तुम चाहते हो, मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी हो, हमारी शादी और हमारी नई ज़िंदगी की खूबसूरत निशानी। और सेंजी रोजी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसकी हाँ में हाँ मिलाता है और फिर रोजी इसकी चेन पकड़ के इसको अपनी तरफ खींच लेती है और फिर इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और फिर तभी किसी का फ़ोन आता है और रोजी कहती है, फ़ोन बज रहा है, लेकिन सेंजी अब तो किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला था। और फिर रोमांस ख़त्म करने के बाद रोजी अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि जेंजू ने उसे कई सारे कॉल किए हैं। और जेंजू के कॉल देखकर सेंजी कहता है, अगर अब इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। और अब रोजी सेंजू को फ़ोन लगाती है और सेंजू सेंजी के घर के बाहर ही बैठा हुआ था
और बहुत ही बुरी कंडीशन में था और रोजी से कह रहा होता है, प्लीज़ नीचे आकर मुझसे एक बार मिलो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। और अब रोजी और सेंजी दोनों से मिलने आते हैं और रोजी को देखकर सेंजी जल्दी से खड़ा हो जाता है और रोजी की तरफ बढ़ने लगता है, मगर सेंजी इसे रोक देता है। और फिर सेंजू कहता है, रोजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं गलत था। अंकल आपके पास तो पैसा और पावर सब कुछ है, प्लीज़ मुझे मेरी रोजी वापस कर दें। और सेंजी कहता है, भूल गए तुमने मुझे रोजी को एज ए गिफ्ट दिया है और दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेते। और अब सेंजी खुद को थप्पड़ मारने लगता है और कहने लगता है, मैं बहुत बड़ा पागल था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगता था कि मैं रोजी से प्यार नहीं करता, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप दोनों ने शादी कर ली है तब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे सीने से दिल निकल गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं रोजी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसकी बातें सुनकर रोजी कहती है, सच में? और सेंजू कहता है, हाँ रोजी प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मेरे पास वापस आ जाओ। और अब सेंजी सेंजू को बता देता है कि मैं ही तुम्हें बैंकरप्टी की कगार पर लेके आया था। और सच्चाई जानकर सेंजू कहता है, इसका मतलब मेरे खिलाफ सारी प्लानिंग आपने ही की थी। और रोजी से कहता है, सुना तुमने, सब कुछ अंकल ने जानबूझकर किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और अब सेंजी कहता है, मैं जानना चाहता था कि तुम रोजी से सच में प्यार करते हो या फिर नहीं, और तुम्हारे पास कई रास्ते थे जिनके थ्रू तुम मुझसे हेल्प मांग के इस सबसे बाहर निकल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अपने स्वार्थ के लिए रोजी को यूज़ किया। तुम्हारे लिए उसके सच्चे प्यार और उसके भोलेपन का तुमने फ़ायदा उठाया और अपने बिजनेस के लिए उसे मेरे बिस्तर पर भेज दिया। और अगर तुम रोजी से सच में प्यार करते और इस सब में उसे ना घसीटते तो मैं रोजी को तुम्हें दे देता और साथ में बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करता। और अब जेंजी की बात सुनकर जेंजू कहता है, मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अंकल आप मेरा सब कुछ ले लो, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी रोजी वापस कर दो। और सेंजी इससे कहता है, रोजी नहीं आंटी, अब से तुम रोजी को आंटी बुलाओगे। मगर सेंजू अब भी नहीं मान रहा होता है और फिर रोजी अपने लब बैट दिखाते हुए इससे कहती है, अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें मुझे आंटी क्यों बुलाना है। और अपना ड्रेस ठीक करते हुए इससे कहती है, तुमने हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब कर दिया। और बौखलाते हुए सेंजू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सेंजी कहता है, तुम यकीन करो या ना करो अब हम एक हैं और यही सच्चाई है। और रोजी सेंजी से कहती है, हस्बैंड अंदर चलें। और सेंजी कहता है, बिल्कुल वाइफ। और रोजी को घर के अंदर ले जाते हुए सेंजू से कहता है, याद रखना अब जब भी तुम अगली बार मिलोगे तो रोजी को आंटी बुलाओगे। और अब सेंजू एकदम पगला जाता है और रोजी का फादर हॉस्पिटल में एडमिट था और रोजी अपने फादर से मिलने के लिए आती है और यहाँ आकर इन दोनों की बातें सुन लेती है। और अब रोजी को पता चल जाता है एक्चुअल में रोजी की माँ की डेथ नेचुरली नहीं हुई थी, इन दोनों ने ही प्रॉपर्टी के लिए उन्हें मार डाला था। लेकिन मरने से पहले ही रोजी की माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स रोजी के नाम पर कर दिए थे और अब ये लोग नहीं चाहते थे कि ये बात किसी भी तरीके से रोजी को पता चले और वो जेंजी की मदद से इन लोगों से सब कुछ छीन ले। इसीलिए अब रोजी को भी जान से मारने का प्लान बनाते हैं और रोजी इनकी सारी प्लानिंग सुनकर दबे पाँव यहाँ से लौट जाती है। और अब इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड होकर अपने बिस्तर में लेटी होती है और कह रही होती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा फादर इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। और फिर सेंजी को फ़ोन लगाती है और सेंजी इससे कहता है, क्या हुआ आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। और फिर सेंजी को समझ में आता है कि रोजी रो रही है और घबराते हुए इससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। और रोजी इससे कहती है, क्या तुम अभी घर आ सकते हो। और फिर सेंजी अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से भागकर घर आता है और रोजी से पूछता है, क्या हुआ। और रोजी जल्दी से इसके गले लग जाती है और इससे कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और सेंजी कहता है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, बताओ क्या हुआ। और फिर रोजी मन में कहती है, नहीं, आज तक मैंने तुम्हारा बहुत यूज़ किया है लेकिन अब और नहीं। और फिर सेंजी को बेड में धक्का देकर इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और सेंजी को रोजी का ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और रोजी को रोकते हुए इससे कहता है, हाँ ज़रूर कुछ हुआ है। और रोजी इससे कहती है, सेंजी आई लव यू। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अब रोजी को इसके फादर का फ़ोन आता है और रोजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हुए रोजी से कह रहा होता है, बेटा मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ, इसीलिए एक छोटी सी फैमिली पार्टी रखी है और आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए पापा को बहुत रिग्रेट है और प्लीज़ अपने पापा को माफ़ कर दो। और अब हम सब सारी बीती बातें भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, क्योंकि इस आदमी ने रोजी को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलकर रोजी को इनवाइट कर रहा होता है। लेकिन अब रोजी भी सब कुछ जानती है और अपने फादर को आने के लिए हाँ कर देती है और जेंजी भी पूरी तरीके से समझ चुका था
कि कुछ तो जरूर हुआ है जो कि रोजी छुपा रही है, नहीं बता रही। और फिर सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और सेक्रेटरी इन्वेस्टिगेट करके हॉस्पिटल की फुटेज लेके आता है। और फुटेज देखकर सेंजी को पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। और अब सेंजी जल्दी से सॉन्ग हाउस जाता है और यहाँ पर ये सभी लोग रोजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। और रोजी ड्रिंक करती उससे पहले ही सेंजी यहाँ पर आ गया था। और सेंजी को यहाँ देखकर रोजी चौंक जाती है और इससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर अभी सेंजी इन लोगों से कुछ भी नहीं कहता और रोजी से कहता है, घर चलो। और फिर रोजी को अपने कंधे पे उठाकर ले आता है और इसे घर लाकर इससे कह रहा होता है, तुम सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी वहाँ पर गई। और रोजी कहती है, क्योंकि मैं सबूत इकट्ठे करना चाहती थी, इसीलिए कैमरे को सेट करके अपने साथ ले गई थी। और सेंजी कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी ये प्लानिंग फ्लॉप हो जाती तो क्या होता, और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और रोजी इससे कहती है, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। और अब सेंजी इसका हाथ पकड़ के अपने सीने के ऊपर रखता है और इससे कहता है, इसे फील करो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। और अब रोजी सेंजी से माफ़ी मांगती है और सेंजी इससे कहता है, आज के बाद तुम कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करोगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारा है वो मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बदला लूँगा। और अब सेंजी ने फिर से मिस्टर सॉन्ग को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। और अब यहाँ रोजी आती है और रोजी को देखकर ये लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। और रोजी का फादर कह रहा होता है, लड़की तू अपने ही फादर को जान से मारना चाहती है। और रोजी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर आप इतनी जल्दी मर गए तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको भी अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी है। और फिर प्रॉपर्टी के पेपर देकर इन पर साइन करने के लिए बोलती है। और पेपर्स को देखकर मिस्टर सॉन्ग इसके ऊपर भड़क रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम पागल हो गई हो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए। और रोजी कहती है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस वो चीज़ वापस ले रही हूँ जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई है। मेरी माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए थे और आप लोगों ने सोचा था कि मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चलेगा। और रोजी की बातें सुनकर सॉन्ग सीसी की माँ कहती है, आखिर तुम्हारे पास तुम्हारी बातों का क्या सबूत है। रोजी कहती है, आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ बिना तैयारी के आई हूँ, इसीलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो जल्दी से साइन कर दें। और अब रोजी का फादर मजबूर होकर पेपर्स पे साइन कर देता है और सॉन्ग सीसी की माँ इससे लड़ने लगती है, आखिर तुमने साइन क्यों कर दिया, हमारी बेटी सीसी के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है। और रोजी कहती है, हाँ बिल्कुल, वो इनकी बेटी नहीं है। और सॉन्ग सीसी की माँ घबराते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो। और रोजी अपने फादर से कहती है, आपने जो पेपर साइन की हैं उसमें एक और पेपर है, उसे ज़रा ध्यान से देखें। और फिर मिस्टर सॉन्ग पेपर्स को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि सॉन्ग सीसी इसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और सॉन्ग सीसी की माँ घबराते हुए कहती है, इसने मुझे फ्रेम किया है। मगर अब मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सॉन्ग सीसी की माँ में एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है, बिच, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धोखा दिया। और अब सेंजी भी यहाँ आ गया था और मिस्टर सॉन्ग से कहता है, फादर इन लॉ कैसे हैं आप। और मिस्टर सॉन्ग कहता है, मिस्टर सेंजी वक्त निकाल कर मुझे देखने आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर सेंजी ने एक और पेपर साइन करने के लिए बोलता है और इस पेपर को साइन करने के बाद जो कुछ भी शेयर्स मिस्टर सॉन्ग के नाम पर थे वो भी रोजी के नाम पर हो जाएंगे और मिस्टर सॉन्ग के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। और मिस्टर सॉन्ग साइन करने के लिए मना कर रहा होता है और सेंजी इनसे कहता है, अगर आप साइन ना भी करें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी तरीके से ये काम कर ही लूँगा और पुलिस नीचे आपका इंतज़ार कर रही है। और इतना बोलकर रोजी को यहाँ से ले जाता है और अब ये लोग हर तरीके से बर्बाद हो चुके थे। और अब सेंजू रोजी का किडनैप कर लेता है और किडनैप करके रोजी के संग ज़बरदस्ती करना चाहता था और इससे कह रहा होता है, आज रात के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मगर रोजी नशे में होने के बाद भी सेंजी का नाम ले रही होती है और सेंजू जलस होकर इससे कह रहा होता है, देखो मेरी तरफ, मैं सेंजू हूँ, सेंजी नहीं। और अब रोजी थोड़ा होश में आती है और खुद को इससे बचाने की कोशिश कर रही होती है, मगर सेंजू इसके संग ज़बरदस्ती कर रहा होता है। लेकिन अब जेंजी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया था और रोजी को जेंजू से बचाता है और रोजी बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और जेंजी को देखकर घबरा कर उसे चिपक जाती है। और जेंजी के सामने रोजी के बारे में फालतू बकवास किए जा रहा था और रोजी कहती है, जेंजी मेरा विश्वास करो, मेरे और इसके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। और जेंजी कहता है, मुझे पता है, मुझे अपनी रोजी पर पूरा विश्वास है, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने आदमी से कहता है, आज के बाद मैं कभी भी इस इंसान को सिटी में ना देख लूँ। और फिर सेंजी के आदमी सेंजू को यहाँ से ले जाते हैं और अब ये दोनों रोजी की माँ से मिलने आते हैं
और सेंजी रोजी की माँ को खुद को उनके दामाद के रूप में मिलवाता है और रोजी इमोशनल होकर रोने लगती है और सेंजी इससे कहता है रोना बंद करो वरना माँ को लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। और फिर रोजी इससे कहती है माँ के जाने के बाद सब कुछ होने के बाद भी मुझे हमेशा अनाथ फील होता था, लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए जिसने मेरी माँ के बाद मुझे सच्चा प्यार दिया। और फिर सेंजी माँ से वादा करता है मैं आपकी तरह ही हमेशा रोजी को प्यार करूँगा और इसे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। और अब जेंजी ने रोजी को प्रपोज करने के लिए बहुत ही रोमांटिक सरप्राइज तैयार किया था और अंगूठी को एक येलो कलर की अम्ब्रेला में बांधा होता है और फिर अपने घुटनों पर बैठकर रोजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और रोजी हाँ कर देती है और फिर इससे पूछती है आखिर तुमने अम्ब्रेला का यूज़ क्यों किया। और सेंजी कहता है क्योंकि हमारी पहली मुलाकात येलो कलर की अम्ब्रेला के नीचे ही हुई थी। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।